एग्जाम्स अभी भी खत्म नहीं हुए। एग्जाम तो खत्म नहीं होने, जिंदगी देखो, जिस दिन तुमने मेडिकल ले लिया था उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी में अपने हाथों पे लिख लिया था कि ये दुख कभी नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। एग्जाम तो भूल जा, जिस दिन तूने मेडिकल लिया था तभी डिसाइड कर लिया था कि कभी ऐसा दिन नहीं आएगा तेरे पेपर खत्म होंगे। स्कूल खत्म होगा तो एंट्रेंस स्टार्ट होगा, मैम एंट्रेंस आज खत्म होगा मेरा तो बायो कॉलेज का स्टार्ट था। होगा। अरे मैंने मेरा फ्लो तोड़ दिया। अरे शुरू कैसे हुआ पेपर? मैम ठीक हो गया। ठीक का क्या मतलब है? अच्छा नहीं हुआ? मैम टफ था थोड़ा। टफ था? कौन से चैप्टर से आया था? मैम ज्यादातर पता नहीं कहाँ से डाला थे उन्होंने, जैसा पढ़ाते हैं वैसे तो पेपर डालते नहीं, ऐसे क्या ही बोलना। मेरे पढ़ाई से इसका पेपर नहीं होता, हे भगवान। बेटा मैम क्वेश्चन जैसे आपने पेपर ना, हाँ बोल 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 बोल। मैम जैसे उन्होंने ना मेज का डायग्राम बनाने को दे दिया था, टीएस स्ट्रक्चर बनाने को, और अच्छा, क्लास में एक बार भी इसका नाम नहीं लिया था एनसीईआरटी में कि पिक्चर मतलब दे ये रखी कुछ है ना? होता भी है। मैम एनसीईआरटी में तो दी है, पर टीचर को भी तो होना चाहिए कि हम पढ़ाए बच्चों को, ऐसे कैसे पेपर में डाल सकते हो, तुम कुछ भी डाल रहे हो। मैं इसका जवाब तो मेरे को हंसी आ गई, लड़ रही है, ऐसे कैसे चल सकता है? हाउ डेयर यू। मैं बेचारी को बहुत गुस्सा आया वो। मैम मैं तो सर को भी बोला ही हूँ मुंह पे कि आपने पेपर ऐसा कैसे डाला, लास्ट में आके बोलते ही पेपर कैसा हुआ। लड़की आई, एक प्यार से बोल लिया कर, खाने को भी बेटा क्लास में हम लोगों ने तो एनसीईआरटी का डायग्राम किया था ना, वो डायग्राम देखा था। मोनोकॉट वाला। हाँ शुरू, आपने लेट ज्वाइन करा, आपने लेट ज्वाइन किया था ना यहाँ पे। यो मैम। देवी मैंने दिया था मैंने कराया था क्लास में। ओ यार, ये अच्छा था। फिर सर ने क्या बोला? ये जानना पड़ेगा, हमें पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। सर ने क्या बोला? मैम जैसे ना सर आए क्लास में, सर मुझे पूछते, मैं फर्स्ट में बैठी थी, सर पूछते सर यू पेपर कैसे हुआ। मैंने कहा सर आप ऐसा इतना गंदा पेपर डाले तो आप पढ़ाते कुछ और हो डालते कुछ और हो। सर बोलते मैंने पढ़ाया तो था। मैंने कहा सर अगर मैंने आपके नोट्स बता दिए ना आपको, आपने कहाँ पढ़ाया था सर मुझे बताओ, मैं आपके, फिर मैं सर के पास नोट्स देगी। मैंने कहा सर मुझे बताओ कहाँ पे आपने मेज का डायग्राम बताया था। फिर सर बोलते कोई बात नहीं, आ जाता होता है कभी कभी। हाँ आउट ऑफ ये क्या था? मैम ये क्या हो गया बेचारी के साथ? क्या हो गया? पेपर ही तो था। तेरा तो सर बहुत अच्छे है तेरे, जो इतना सुन गए। बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम आ सकते हैं, सबको पता है ये बात। उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कहीं भी आता है एनसीईआरटी का पेपर। और थोड़ा बहुत तो हमेशा हर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। मतलब अगर अवंती में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता तो तू तो पागल हो जाती होगी। और डेरू डाला कैसे इन्होंने? ऐसा होता है? नो मैम। मैम यहाँ पे पढ़ाते, स्कूल में तो पढ़ाते भी नहीं, ऐसे डाल दिया पेपर, कुछ भी डाला हुआ था। बताओ, हाउ डेयर दे, मतलब ऐसे कर सकते हो? हाँ चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इसको इसके हाल पे छोड़ देते, इससे पहले हम पे चढ़ जाए। चलो, बेटा प्यार से बात कर लेगा, टीचर है तेरे, हद हो गई। चलो वो तो मैम तुम्हारे मैंने करी ना, प्यार से ही बात करनी थी, पर सर बड़ी खुशी में पूछ रहे थे पेपर कैसा हुआ, और पूछा भी मेरे से। तो बेटा खुशी थे, तुझसे उम्मीद थी अच्छा करके आई होगी। प्यार से बोल लेकर, बेटा टीचर है तुम्हारे, है ना? कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की पिक्चर आ जाती है, अगली बार से पढ़ के जाना, ठीक है? क्वेश्चन पेपर डिस्कशन तो बायो का हम कर रहे हैं, लास्ट संडे टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है? सैटरडे को हम वही करते हैं, राइट? सो अब जो तुम्हारा नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या रहेगा? तो फ्राइडे को किस चीज का है? क्लास में टेस्ट, संडे टेस्ट नहीं है ये। फ्राइडे को मैंने किस चीज का मॉक लेना है? सेल। सेल का फंडामेंटल यूनिट ऑफ राइट, राइट? ये मैम। है ना? उसमें कुछ पार्ट हमने रिवाइज साथ में कर लिया था, ये वाला तो तुम कर लोगे, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। तो आप मंडे को क्या पढ़ोगे? मंडे को पढ़ोगे इंटरफेस, ट्यूसडे को पढ़ोगे माइटोसिस, वेंसडे को पढ़ोगे मियोसिस। मियोसिस 1, मियोसिस 1 बहुत बड़ी है। थर्सडे को पढ़ोगे आप मियोसिस 2,
और फ्राइडे को हम साथ में क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। फ्राइडे को वैसे आपका वाइवा होगा, लेकिन आपको फिर इसके बाद इसे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा ना, तो मैं आपको थोड़ा वाइवा दूंगी, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, पर मैं ये सेल वाला पार्ट जरूर डिस्कस करूंगी। ओके, समझ आया। मियोसिस 2 तो बहुत छोटा है। मियोसिस 2 इज एक्चुअली क्या कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस 2 और माइटोसिस ये सेम ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मियोसिस 1 है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, राइट। और कुछ आउट ऑफ सिलेबस से भी आते हैं। तो बेटा जब तू मियोसिस 1 पढ़ने बैठेगा ना, तो तुझे बुकलेट उठा के पढ़ना पड़ेगा। तो बुकलेट से पढ़ेगा तो टाइम लग जाएगा ना, तो फिर वो मियोसिस 2 जिस दिन पढ़ना कुछ बचा होगा यहाँ पे कवर कर लियो, ठीक है। क्लियर है सबको। मैम जो अवंती से मॉड्यूल्स आया ना, वो एक ही पार्ट के हैं सिर्फ। अच्छा ठीक है, चलो ये बाद में मुझे बताना, ठीक है। ये चलो नीचे से स्टार्ट करो, क्वेश्चन ऊपर जाए। नीचे से। मैम नीचे से। ये प्रवीण आया। अरे आएगा तो बताना मुझे, ऐसे क्वेश्चन बताना मुझे। मैम आ गया है शायद। अच्छा कोई ना, वो खुद बोल लेगा, उसको जुबान दी है भगवान ने। क्वेश्चन नंबर 60 विच, अब आपको रूल पता है ना, रीड द क्वेश्चन, हाथ खड़े करने हैं, जिसको आंसर पूछूंगी उसने बताना है, जब पूछूंगी तब बताना है, राइट। हल्ला नहीं मचाना है और चैट में आंसर करने हैं, ठीक है। और कोई शुरू से लड़ाई नहीं करेगा, भैया इससे पागल हो जाती है ये। प्रवीण क्वेश्चन तो बोलने दे, पूछो क्या डाउट है। ऑप्शन डी आंसर इसका 16। अच्छा मैं क्वेश्चन रखने दूंगी, आंसर पूछूंगी तब बताना। Which of the following experiments suggests that simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living? ये थ्योरी थी, ये थ्योरी थी कि वो शर्ट में मेज वीट रख दिया आपने, उसके बाद उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था 3 साइंटिस्ट ने। इन 3 साइंटिस्ट के नाम क्या है शीतल, क्या नाम है उन 3 साइंटिस्ट के जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था कि नॉन लिविंग चीजों से लिविंग नहीं आता। हर्ष। मैम ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी ना। हाँ मैम इसमें एक पास्चर थे, एक स्प्लेंजी थे, और रेडी। यस पास्चर, स्प्लेंजियन, रेडी, शाबाश, है ना। तो इसमें स्पेसिफिकली जिसके एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं डिटेल में, दैट इज पास्चर। पास्चर के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था हर्ष। मैम श्वेन नेक एक्सपेरिमेंट कुछ। स्वान नेक, है ना, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था। वेरी गुड। करके कुछ, ये क्या बोलता तू हर बार है, ऐसा करके कुछ, ऐसा करके कुछ, पूरा कॉन्फिडेंटली एक आंसर दिया कर। तो उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे आप मीट का पीस बॉईल कर लो या फंगस की सॉल्यूशन ऐसे बॉईल कर लो मीडियम में, और वो जो बीकर है हमारा वो स्वान नेक जैसा है, ठीक है। कोई भी बाहर से माइक्रोब यहीं तक आ सकता है, इससे आगे नहीं जा पाता था माइक्रोब, राइट। सो उन्होंने कहा कि आप जब इस खाने को मार दे, खत्म कर देते, पूरा डेड मटेरियल पड़ा अंदर, कुछ भी लिविंग नहीं है, तो आपको इसके ऊपर कभी लाइफ ओरिजिनेट होती नहीं दिखाई देगी, कोई फ्लाइज वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसी बीकर को तोड़ दूं, उन्होंने कहा था अगर मैं इसको तोड़ दूं तो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया, तो अब यहाँ पे जो खाना है ना उसके ऊपर आपको माइक्रोब्स भी दिखाई देंगे और उसके ऊपर उड़ती हुई फ्लाइज भी दिखाई देगी। सो ही सेज कि लाइफ जो ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग मैटर से होती है, तो इसमें भी ओरिजिनेट होती है ना। लाइफ ओरिजिनेटेड लिविंग से ही होती है, नॉन लिविंग तो बस वो खाने के लिए आई थी यहाँ पे। ये उनका एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा याद आया। ये मैम पेज नंबर एनसीईआरटी का कहाँ है जहाँ पर ये वर्ड मेंशन है, पास्चर का एक्सपेरिमेंट। कौन सा चैप्टर है ये बेटा। इवोल्यूशन है। कहाँ पे है पास्चर का एक्सपेरिमेंट, मेंशन है नाम उनका। ये मैम मिल गया 127 पेज पे। 127 पेज पे, ठीक है। कौन सा पैरा बेटा। मैम पैरा तो बहुत बड़ा है, सिर्फ 2 ही पैराग्राफ फर्स्ट वाले में, मतलब फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, ठीक है। पास्चर का नाम को अंडरलाइन कर लो, वहां से क्वेश्चन आता है, इन तीनों में पास्चर से क्वेश्चन आता है। अब तुमको बताना है उनके एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया, ठीक है। सो माइक्रोब डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट। उन्होंने कहा जो स्टोर मीट पड़ा है उसमें माइक्रोब नहीं आते, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। नो मैम। नो स्टोर मैम। मीट की बात नहीं हुई। लार्वा कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उन्होंने ये बात बोली है कि लार्वा पैदा हो जाते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ऐसा कुछ कहा। नो मैम। नो मैम। माइक्रोब अपीयर्ड फ्रॉम अनस्टेरिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अनस्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज मतलब कोई माइक्रोब नहीं है, अनस्टेरिलाइज मतलब उसके ऊपर माइक्रोब हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जिसके ऊपर माइक्रोब है उसमें और माइक्रोब आ गए, ऐसा कुछ कहा था। नो मैम। ठीक है। उन्होंने कहा था मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड, वो मीट स्पॉइल नहीं हुआ, मतलब उसमें माइक्रोब नहीं आए, जब मैंने मीट को हीट किया और सील्ड वेसल में रखा। जब उसको हीट करके सील वेसल में रखा तो उसके ऊपर माइक्रोब नहीं आए और वो स्पॉइल नहीं हुआ, ये कहा था उन्होंने। ये मैम। Yes. So answer would be डी। good. शाबाश।
एक्सपेरिमेंट बेस्ड था लेकिन थोड़ा सा सोचना था, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था इस पे, ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। चलो नेक्स्ट, आपको करेक्ट ढूंढना है, तो आप हमेशा क्वेश्चन में चेक कर लिया करो करेक्ट है इनकरेक्ट, कभी कभार इनकरेक्ट भी पूछता है, तो रेज योर हैंड जो मेरी मदद करेगा इसमें। हर्ष तो पहले खड़ा कर दिया, लेकिन हर्ष ने पिछला आंसर दिया था, और कोई बताओ। सीरियसली कोई नहीं करेगा मदद, आज ये बात होगी। तो ही आता है। हाँ सूर्याज No, बताओ, question number 1. एक के साथ क्या लिखूं? origin of species। बेटा अगर आंसर देना है ना बाकियों को तो हाथ खड़ा करना है, हर्ष के बीच में नहीं, सूर्याज के बीच में नहीं बोलना। अब वो बोल रहा है ना। हाँ जी सूर्याज, बी का क्या लिखूं? म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी, टी वाला। तो ए का आर, ए का आर, ये दोनों नहीं है। बी का पी, बी का टी, तो आंसर वुड बी ए, ए है ना। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन अब दिक्कत क्या है? हाँ फॉक्स में मेरे को कंफ्यूजन एक बार बता दो। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, आंसर आप कहाँ पे फंसते हो। एक तो आपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, वो तो आपने पाश्चर कर लिया, चलो। एक आता है फॉक्स, कि फॉक्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, तो डी का क्या आंसर है? स्पेशल अरे क्यों ये लिखा? फिक्स कौन है? सिडनी फॉक्स है यार। सिडनी फॉक्स ने क्या बताए थे, यो मैम याद आ गया, है ना, प्रोटोबायंट। प्रोटोबायोन्स के बारे में बताया था, और उस थ्योरी को प्रोटोबायोसिस कह दिया है। तो ये कोइसरवेट दिए थे और एक प्रोटोबायोन्स नहीं बताए थे। यो मैम कोइसरवेट्स किसने दिए थे? ओपेरिन। ऑपरेन। और सिडनी फॉक्स ने दिए थे प्रोटोबायोन्स। ये सबसे पहले बने हुए सेल्स थे, इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ था, राइट। इसको नहीं याद है सिडनी फॉक्स को पीछे जाके पढ़ना, तो मैं इसी को अंडरलाइन करने वाली थी कि इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा आपको थ्योरीज याद है या नहीं, और नहीं है तो पीछे जाके उसको पढ़ना। हम पर सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर्स नहीं दिए थे? प्रोटोबायोसिस ही तो अच्छा फिर नाम नहीं पता। प्रोटोबायोन्स मतलब, प्रोटो मतलब पहले, प्रोटोबायोन्स मतलब जो सबसे पहले वाले सेल आए थे ना, वो वर्ड दिया था, ठीक है। तो सिडनी फॉक्स ही थे जिन्होंने पहले बोला था कि उसी से लिपिड की बाइलेयर आती है और प्रोटीन की बाइलेयर आती है, तो हम उसे कहते हैं कोइसरवेट्स। तो कोइसरवेट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटोबायोन। इसी की तरह एक और प्रोटोबायोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्फीयर्स। हाँ माइक्रोस्फीयर्स। तो ये वाला दे दिया है दूसरे साइंटिस्ट ने, तो प्रोटोबायोन सबसे जनरल टर्म है, तो इन जनरल हम उसको प्रोटोबायोन कहते हैं। मींस जो प्रोकैरियोटिक सेल से पहले भी सबसे पहले सेल अराइज हुए थे वो प्रोटोबायोन्स थे, और वो डिफरेंट टाइप के, तुमने दो पढ़े हैं ना, इसके अलावा भी होते हैं। तो ये जर्नल वर्ड दिया इन्होंने प्रोटोबायोसिस, कि प्रोटोबायोन्स के बाद प्रोकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ था। समझ आया? यो मैम। क्या समझ आया बता, क्या समझ आया बता। प्रोटोबायंट शब्द जो है वो सिडनी फॉक्स ने दिया था। प्रोटोबायोन शब्द का मतलब क्या है? जो प्रोकैरियोट से पहले ऑर्गेनिजम्स थे। जो प्रोकैरियोटिक से पहले सबसे पहले सेल आए थे दुनिया में वो प्रोटोबायोन्स थे। अब उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थी, माइक्रोस्फीयर, कोइसरवेट्स और डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। यो मैम। ठीक। नाउ 58, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज रेफर्स टू विच टाइप ऑफ डिवीजन इन एग। तो मुझे एक बात याद दिलाना, लास्ट टाइम हमने सैटरडे टेस्ट में डिस्कस किया था कि जो जाइगोट होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन, बेटा इसके केस में जो अंडा होता है अपना जाइगोट, इसके अंदर योक होता है या नहीं? No, ma'am. नो मैम। आपने बोलना है ऑलमोस्ट नो निल, मैम। बिल्कुल जीरो मत बोलना, ऑलमोस्ट निल बोलना, थोड़ा सा होता है। तो जब इसमें अंडा में योक नहीं होता तो क्लीवेज होती है वो पूरी होती है ना। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक का मतलब अंदर से खोखला है, राइट। होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोल देते हैं हम इसको। अब सबसे पहले वाली क्लीवेज कौन सी होती है? एक्सियल। Meridonial. मेरिडोनियल। मेरिडोनियल। और दूसरी? इक्वेटोरियल, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये थी ह्यूमन के केस में 90 डिग्री पे होती है ये, राइट। ऐसे भूलना नहीं होता पीछे वाला, तो फायदा क्या करने का। अभी पूछ रहा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि जो अंडा है ना उसके पास योक है काफी अमाउंट में, तो अगर यहाँ पे योक है तो डिवीजन कहाँ होगी? डिवीजन कहाँ बनाऊं? उसके साइड में. जहां पर योक नहीं है, साइड में नहीं, ऊपर ऐसे, यहाँ होगी डिवीजन, ठीक है। देख एक पिक्चर दिखाती हूँ, अच्छी लगी मुझे तो मैंने रखी है। अंशिका हंसने की क्या बात है?
व्हाट्स फनी? हंसेंगे तो साथ हंसेंगे, क्या काले कर ले हंस रही है बेटा? ये एग दिखाया, रफ सी फिगर है। देखो इमेजिन करो यहाँ पे नीचे सारी जगह एग है, अगर आप योक है ये डार्क वाले रीजन में, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यो मैम। Yes, बेटा देखो अगर सारी जगह योक है ना, तो देखो सेल ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, तो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना हेक्सागोनल से, दीज आर द सेल्स। तो सेल्स बस ऊपर ऊपर डिवाइड कर रहा है, नीचे नहीं डिवाइड कर पा रहा, दिख रहा है ये? यो मैम। ठीक है, तो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज आपको कैसी क्लीवेज होती है, विच इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ ए क्लीवेज, जो कि बाकी रीजन में योक है। सो आंसर वुड बी सी। ठीक है, मैंने कहा था ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ पार्ट बाहर का आता है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो अगर ये किसी को नहीं आता था आई अंडरस्टैंड, पर अभी तो हो गया ना। तो आप क्या करोगे, आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आए जो आउट ऑफ सिलेबस था, है ना, ये टर्म्स नहीं पता थी, तो क्या करना होता है? नोट्स अपडेट करने थे। नोट्स अपडेट करना। हाँ कर लेना, नहीं करोगे तो तुम अगले पेपर में फंस जाओगे, क्या फायदा? बेटा माइक बंद कर ले। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंडीशन वेयर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज हाईली रिड्यूस? रेज योर हैंड। क्यों भाई, हर्ष क्यों देगा जवाब? हर्ष नहीं देगा जवाब, अरे क्या हो गया, सॉरी। परीक्षित, हाँ परीक्षित बता बेटा। आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एथीनोस्पर्मी। एथीनोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई है ना, वो जल्दी से भाग नहीं पा रहा। राजकुमारी, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है बेटा? मैम जिसमें स्पर्म काउंट लो हो जाता है। हाँ, और शीतल, एजोस्पर्मिया क्या होता है? मैम जिसमें मतलब उसकी मोटिलिटी ज्यादा होती है शायद। बिल्कुल भी नहीं। शुरू, एजोस्पर्मिया क्या होता है बेटा? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। हाँ, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, वेरी गुड। और पॉलीस्पर्मी क्या होता है हर्ष? ये नहीं पता था। नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्पर्म से ज्यादा अमाउंट स्पर्म का आ जाए, वो बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्म, एक्सेस। और कैसे नहीं पता था, ये करवाया है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यो रिपीट मैम। है हर पेपर में। अगर आपको एक भी रेपिटेटिव क्वेश्चन मिलता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये बताने के लिए कि आपने पिछले टेस्ट का रिवाइज करा या नहीं। अगर आपने नहीं किया तो आपको वो क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, तो ये मत करके आया करो। आपने देखा है पीवाईक्यूज लगाते हुए कि कितने पुराने क्वेश्चन कभी कभार रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन में तो कम से कम यार जो नोट अपडेट किया, मैंने इसकी डेफिनेशंस लिखवाई भी थी और मैंने कहा भी था अपडेट कर लेना, फिर भी नहीं किया तो गलत है ना? फिर ऐसे नहीं हो पाएगा नीट। देखो मैं फॉल्स वो नहीं देती ना होप्स, तो ऐसे नहीं हो पाएगा नीट। 500 नंबर से ऊपर लेकर आने हैं तो कैसे चलेगा अगर तुम रिवाइज नहीं करके आओगे, क्योंकि टर्म डिफिकल्ट है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्लास में स्कूल में कभी डिस्कस होगी नहीं, क्लास में जब हम पढ़ेंगे तब कभी डिस्कस होगी। तुमको कैसे याद रहेगी अगर तुम खुद नहीं रिवाइज करोगे, है ना? समझ आ रहा है? यो मैम। तो भगवान के लिए प्लीज रिवाइज। आपका अब तो सिलेबस 12th का खत्म भी होने वाला है, सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, राइट? फिर अक्टूबर से हम बहुत अच्छे से 12th को बहुत अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन है दिसंबर तक बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर साथ साथ नहीं करोगे ना, तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि यार पेपर ना स्कूल का हो रहा है ना नीट का हो रहा है, बहुत प्रेशर है, क्या करें, ड्रॉप कर लेते हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है ड्रॉप की, बिना ड्रॉप के हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो प्लीज यार एटलीस्ट जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया करो। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। हे रब्बा, जब से हमने चैप्टर पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, सबसे पढ़ रहे हैं हम इसकी सीक्वेंस, सत्य बतानी है आपको। तो बेटा रेज योर हैंड। ये तो गलत बात है, बाकी बच्चे कहाँ है? अंतरिक्ष, ये तो तुझे भी आता है। आश आर, आर्ची, अर्चू वर्चू, अर्चू तुम्हें नहीं आता ये बेटा? छवि, मैम क्या? मैम बी। हाँ आंसर सही है तेरा, फिर बोली क्यों नहीं? हिमानी, जानवी, आंसर क्यों नहीं दे रही? गलत बात है स्नेहा। सिमरन, नाराज हो अभी भी, बात नहीं करोगी? हरीश, बेटा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, जो मेन सेल होता है जिससे स्पर्म बनेगा? जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। बेटा हरीश बोला ना मैंने, बीच में कैसे बोल रहे हो? जब तुम बोलते हो बोलता है कभी? हरीश, स्पर्मेटोगोनिया की पोलैरिटी क्या होगी, एन या 2n? 2n। 2n, शाबाश। और खत्म होगा स्पर्म के ऊपर, राइट? तो स्पर्मेटेड होते हैं जिसके पास टेल नहीं होती ना, टेललेस वाले। गुड, ठीक है, आंसर सही है तेरा। तो ये सीक्वेंस है, बार बार कर चुके हैं, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड जो मुझे करेक्ट बताएगा, करेक्ट मैच करना है आपको।
आवाज आ रही है? यो मैम। मैम। बेटा लाइट चली गई इसलिए अब मैं दिखनी बंद हो जाऊंगी। दिख रही हूँ मैं तुम्हें? अब आई ये पहले मैम। नहीं आ रही थी। मैम दिख रही हूँ मैं तुम्हें। यो मैम। बंद कर देते हैं इसको। कैमरा बंद कर रही हूँ, ज्यादा खिंच जाएगा क्योंकि फोन से लगा है। आर्यन, यो, यो, आर्यन मैम। बताएगा मुझे आंसर। शाबाश आर्यन बेटा। ICSI ए किसके साथ मैच करूं? मैम थर्ड। 3 के साथ, ठीक है। और बी नहीं, गिफ्ट बता, डी किसके साथ मैच करूं? सेकंड मैम। सेकंड, ठीक है। तो ए के साथ थर्ड कह रहा है, ये ए के साथ थर्ड कह रहा है, ये काट देते हैं। डी के साथ सेकंड कह रहा है, ये डी के साथ सेकंड, ये आंसर इज डी। सही बोल रही है? नो ठीक है। यो मैम। ये वाला कौन सा पेज नंबर है जहाँ पे सारी टेक्निक लिखी है? पेज नंबर, एक ही पेज पे सारी है। 48 48, 44, 64 64। 64, 64, ठीक है जी। 64 आपके स्कूल में वाइवा में, आपके स्कूल के पेपर में, आपको नीट के पेपर में इनमें से एक टर्म जरूर देखने को मिल जाएगी। इट इज फिक्स्ड, ये आएगा ही, ये हर साल आता है। तो अगर इसको छोड़ के जा रहे हो तो दैट इज रियली रियली स्टूपिड। जान के छोड़ के जा रहे हो, समझ आई? इसे करना ही है। सिमिलरली ये वाला कौन से पेज नंबर पे सीक्वेंस दी थी जहाँ पे वो मेल की लेफ्ट साइड बनी है, राइट साइड फीमेल की बनी है और बीच में प्रोआईडी लिखी है 2NN? कहाँ है ये पेज नंबर? स्टार्ट हो रहा है 33 33। मैम 33 हर्ष तुम्हारे किस पेज नंबर पे बेटा? 49। 49। अंडरलाइन करो इसे। हर बार हर संडे टेस्ट में जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आया, इस चार्ट से क्वेश्चन आया है ना, दैट मींस ये मैम। इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको अब खत्म कर लेना है, राइट ना। नेक्स्ट, असर्शन रीजन में सात्विक सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ओके ओके ओके, बस 3 बच्चों को पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है। हरीश तुम्हें नहीं पता? मैम रीड करते हैं। हाँ, दोनों स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अलग अलग है ना। पहले असर्शन को रीड करते हैं, फिर रीजन को रीड करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है हरीश? मैम बीच में बिकॉज लगाते हैं, हाँ हाँ, फिर चेक करते हैं कि वो पहले वाले का वो एक्सप्लेनेशन है ठीक या नहीं। हाँ, तो फिर बोल क्यों नहीं रहा था? हाथ खड़े करने में क्या था? है दुखते तेरे हाथ? बताऊं तुझे? सही तो बोल रहा है। हाँ। चलो एजर्शन बढ़ते हैं। टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन बट लेटर डिसेंड, नीचे जाती है स्क्रोटम में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये स्टेटमेंट सही है। पेज नंबर बताओ कौन सा? अंडरलाइन कराया था मैंने। मैम 43 43 सबको मिला? यो मैम। रीजन, रीजन की स्टेटमेंट पढ़नी है। ये रीजन नहीं, ये तुम्हारे लिए सिर्फ स्टेटमेंट है क्योंकि अभी हम स्टेप 1 कर रहे हैं। तो पहला मेरा सही। नाउ इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिक सेल भी कहते हैं, टेस्टिस में सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सत्य है ये? सत्य है ये? यो। यो मैम। ठीक है। अब करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज व्हाट? हमें करना है इसके बीच में बिकॉज डालना है, और बिकॉज को हिंदी में हम लिखेंगे क्योंकि। इतना प्यार तुमको। ओ गाने है क्योंकि, है ना। तो कह रहे हैं कि टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती है क्योंकि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहे हैं। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं जो स्क्रोटम में उसे जाने में मदद करती है। बात तो सही है, लेकिन उसका रीजन क्या है? स्क्रोटम में नीचे जाने का रीजन ये है कि उसे क्या करना है? मैम लो टेम्परेचर लो। टेम्परेचर लो। हाँ, बॉडी के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, राइट। तो रीजन तो सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बी। डी फॉर बी। बॉय। डी होगा आंसर। आजा बेटा बता, मुक्का बी मारूंगी। बोला। बी बोला हमने। हाँ फिर ठीक है, शाबाश। अब बिल्कुल रेज करो अपने हैंड, नए वाले बच्चे करो यार। अर्चू बोल क्यों नहीं रही हो तुम? नाराज हो? नाराज हो तो मनाएगा कोई नहीं यहाँ। नियति, अरे वाह, नियति बोलिए हमारी। नियति बेटा, बता ए के साथ क्या लिखूं? मैम ए के साथ सेकंड। बी के साथ? मैम बी के साथ, मैम बी के साथ लिखो मैम थर्ड वाला। और सी के साथ? वन ही बचा। सी के साथ मैम। हाँ ठीक है, तो सी के साथ 1, सी के साथ 1, ये रहा आंसर वुड बी सी। सही बोल रही है बच्ची?
यो मैम। एक बोलती है नियति ने जब डिसाइड कर लिया, पढ़ने की नियत रख ली, वो सही बोलती है। मुझे बताओ कौन से पेज नंबर पे ये साइकिल बनी है, से डब्बा बना है? 34 पेज नंबर 34 and 50. 50। हर बार जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इस चार्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है ना, यो मैम। हर बार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल में भी आएगा। अभी भी नहीं पढ़ोगे तो किसकी गलती? हमारी गलती। हाँ हाँ, तो नहीं करनी है। अच्छा, ये नहीं कह रहे मेरी गलती, कह रहे हमारी गलती, मतलब कोलैबोरेशन में बोल रहे हैं कि मेरे अकेले ही गलती नहीं, पूरी क्लास पागल है? चलो, चला कहीं के शातिर बनते हो हैं। इधर आओ, कौन सा नंबर? अरे यार हम उल्टे ही चल रहे हैं, चलो ऊपर चलते हैं। यार लाइट चलेगी, मच्छर काट रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे जीवन? ऑल राइट, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपरमॉथ प्रूफ। बेटा पेपरमॉथ का साइंटिफिक नेम? हे हैंड रेज। शीतल? मैम नहीं आता है। पहली बच्चे ने हाथ खड़ा करके बोला नहीं आता है, चल कोई ना। पिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है। पिस्टल लेके बेटा जी बाहर गए, थप्पड़ खा के वापस आ गए। बिस्टन बिटुलेरिया, इसका नाम जरूरी है, साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। नीट इतनी इजी क्वेश्चन भी नहीं देता, कभी कभार भी बीच में आए होते हैं, ठीक है, पता होने चाहिए। पेपरमॉथ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, पेज नंबर बताओ कहाँ पड़ा है? 116। 116, ठीक है जी। अंडरलाइन किया? किसी और का कोई और पेज नंबर है? नहीं बता, ठीक है, लगता है प्रवीण के इंटरनेट की प्रॉब्लम है, चला गया, नहीं तो जाता नहीं हो। ठीक, 132। देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, या तो डार्विन फिंचेस या फिर इंडस्ट्रियल मैनेनिज्म, दोनों में से एक एग्जांपल पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है। कंपैरेटिव या तो इसमें आएगा या उसमें आता है, कंपैरेटिव भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कल को मेरे को आके बोलो एक ही पढ़ के गए थे। तो इंडस्ट्रियल मैनेनिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपरमॉथ प्रूफ, इंडस्ट्रियल मैनेनिज्म वाले एग्जांपल से आपको क्या पता चला? बेटा पढ़ तो आप किसके बारे में रहे थे ना, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है ट्रू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म। ब्लैक से मतलब है जो डार्क कलर के मॉथ थे, तो जो सच्चे डार्क कलर के मॉथ थे वो नेचर में अराइज हुए हैं बिकॉज ऑफ रैंडम म्यूटेशंस। ऐसा हुआ? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, नो कर देते हैं हम इसको। Yes, टी ma'am. द मिलेनिक फॉर्म, ऐसा ऐसा हुआ। एक बच्चा कह रहा है यस, सूर्यांश ने बोला ना ये? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. ठीक है। बी इज द मिलेनिक फॉर्म ऑफ द मोथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज। जिसका बॉडी ज्यादा डार्क कलर की थी उसको कोई भी नेचर ने वो नहीं दी है एडवांटेज। ये सही बात है? फॉल्स। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो इसको फायदा हुआ था, ये तो गलत लिखा है। द लाइटर फॉर्म को कोई सिलेक्टिव एडवांटेज नहीं मिली नेचर में, ये सही बात है? भी गलत है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से इसी को फायदा था ना। मेलेनिज्म इज ए पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर, वो कह रहे हैं मेलेनिज्म पॉल्यूशन की वजह से फीचर जनरेट हुआ, ये सत्य है? यस। यो मैम। कुछ बच्चे ऐसे सत्य बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन नहीं था, है ना? तो हम बोलते हैं तब हमारे पास व्हाइट कलर के मॉथ थे और डार्क कलर के भी थे, यो ना? खत्म तो नहीं हुए थे ना, खत्म तो नहीं हुए थे, एग्जिस्ट करते थे ना। तो मेरे को बात बताओ, मेलेनिज्म इज अ पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर कैसे हुआ? अगर पॉल्यूशन जनरेटेड था तो सिर्फ आफ्टर में तुमको डार्क कलर के दिखने चाहिए थे ना, पर डार्क कलर के तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे ना, तो पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर थोड़ी हुआ था ये, समझे? मैं समझ रही हूँ तुम ये कह रहे हो कि जब पॉल्यूशन हुआ मैम तब ज्यादा मेलेनिन की सिक्रीशन हो रही है, इस वजह से सब मेलेनिन वाले है, ऐसा नहीं है। जब पॉल्यूशन हुआ तो हुआ क्या, जो व्हाइट कलर के मॉथ भी थे वो चेंज होने लग गए डार्क कलर के मॉथ में, ठीक है। जो बच गए हैं उनमें म्यूटेशंस आ गए रैंडमली, और जो बच रहे हैं वो डार्क कलर के मॉथ ही है, इसलिए बाद में वही तो सरवाइव कर पाए। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मेलेनिज्म पॉल्यूशन की वजह से आया, नहीं, पॉल्यूशन से पहले भी मेलेनिन मतलब डार्क कलर के मॉथ एग्जिस्ट करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या हुई? ध्यान से पढ़ो पहली स्टेटमेंट जो सूर्यांश ने बोला, ध्यान से पढ़ो इसे एक बार ना, ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में। द ट्रू ब्लैक कलर मिलेनिक फॉर्म, जो सच में ब्लैक कलर मिलेनिक फॉर्म थी, वो नेचर में अराइज हुई है बाय रीअकरिंग, मतलब बार बार आना ना, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन होने वाली रैंडम। रैंडम मतलब होता है कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे मैं चल रही हूँ, मैं भाग वॉक पे गई तो मैं रैंडमली चलती जा रही हूँ, ठीक है। मैं वॉक पे जाके चाय पीने जा रही हूँ तो मुझे मेरी डायरेक्शन पता है, मैं उस गली से होकर चाय वाले के पास जाऊंगी, राइट? तो रैंडम मतलब कहीं भी।
तो रैंडम म्यूटेशंस की वजह से ब्लैक कलर की मौत आई, ये सच है। अगर मैं बोलूं नेचर में व्हाइट भी एग्जिस्ट करती है, ब्लैक भी एग्जिस्ट करती है, डार्क वाली भी एग्जिस्ट करती है, यार ये दो फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करती है? कभी किसी व्हाइट वाले में डार्क वाली म्यूटेशन होगी, इसमें उसमें मिलानिन ज्यादा बनने लग गया है। म्यूटेशन हमेशा रैंडम होती है। तुम खुद सोचो म्यूटेशन कौन कर रहा है? नेचर कर रही है ना। अब नेचर में कोई शक्ल थोड़ी है, कोई मेल या फीमेल थोड़ी बैठे है दिमाग के साथ, वो डिसाइड कर रहा है कि यार जिराफ की गर्दन कर दो लंबी, ये बढ़िया जिएंगे। ऐसा नहीं है ना, कोई इंटेंशनली डिसाइड नहीं कर रहा, रैंडम कर रहा है। रैंडम होती है म्यूटेशंस, राइट। म्यूटेशन होती है, जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है वो म्यूटेशन फैल जाती है। तो रैंडमली कभी व्हाइट और डार्क कलर के मौत बन गए, फिर उसमें से डार्क कलर वाले सर्वाइव कर गए तो वो रह गए, व्हाइट कलर वाले सर्वाइव कर रहे थे तो वो रह रहे थे। तो ये है इसका सही आंसर। अ ट्रू ब्लैक कलर मिनरलिक फॉर्म तब पैदा हुई थी जब उसमें रैंडम म्यूटेशंस हुई थी बार बार। समझ आया? यो मैम। यो मैम। सच्ची बताओ समझ आया या नहीं? यो 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 मैम। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के फीचर है, पेज नंबर बताओ इसका। इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन 100% आएगा, कोई भी पेपर देने जाना। इवोल्यूशन पे अगर है ना तुम्हारे पे, अगर तुम्हारे सिलेबस में इवोल्यूशन है, वो तुमसे पक्का पूछेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम के ऊपर, एक वो क्वेश्चन तुमसे हमेशा कहीं ना कहीं जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम हो गया, और वो क्या होता है, हाँ, अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको मिक्स करके पूछेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। ये 3 फिक्स क्वेश्चन है। आप जब भी पेपर देने बैठोगे ना 12th में और 12th के बाद, आपको इन तीनों से क्वेश्चन जरूर आएंगे इवोल्यूशन में, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ मैं, ठीक है जी। और अगर ऐसा ना हो तो मुझे फोन करके मत बताना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कब ऑपरेट होती है? छोटी पॉपुलेशन पे या बड़ी वाली? छोटी पॉपुलेशन। हाँ, छोटी पॉप। छोटी होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कोई होना नहीं चाहिए, राइट। लार्ज पॉपुलेशन पे नहीं होती है। स्लो रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फास्ट रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है छोटी सी पॉपुलेशन में कोई भयानक हादसा हो गया। छोटी सी पॉपुलेशन थी, चींटी हो गई, आदि पे शुरू चढ़ गई, तो वो बेचारी चींटी जिनके पास जो फीचर थे वो वही मर गई। अब जो चींटियां सर्वाइव करी है वही आगे जाके फ्लरिश करेगी, है ना। तो ये हम कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, सडन चेंज आता है किसी भी छोटी सी पॉपुलेशन में। वो कौन सा फीचर था? बिल्कुल जेनेटिक ड्रिफ्ट से थोड़ा सा ऑपोजिट था, जिसमें पॉपुलेशन साइज लार्ज होता है। तो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है तो कौन डिस्टर्ब हो जाता है? हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम। हाँ, हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम की पॉपुलेशन साइज भी लार्ज होता है। गुड, शाबाश। जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 एग्जांपल क्या थे? रेज योर हैंड। 2 एग्जांपल ऑफ हार्डी जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत कुछ खाओगे। राशि है, क्या बोल गई ये? श्रेयांश। बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। शाबाश, मैंने भी वेरी यही बोला था मैम, सुना ही हाँ, नहीं मेरे को दिया पता है। हाँ, मेरे को पता, तूने आंसर सही दिया था, बस सही से सुन नहीं रहा था। सही बोला तुमने राशि, बस वो क्लियर बोलता था ना इसलिए बोला था। गुड, बहुत नहीं आ रहा था मैम यहाँ पे, तो मैं इससे आंसर नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, सही करा तुमने। वैसे भी तुम क्लास में आ गई, बहुत बड़ी बात थी ना। काफी दिनों से तुम क्लास आ पा रही हो ना, कोई रोक नहीं रहा। नो मैम, बस सिग्नल रोक रहता है कभी जब भी। हाँ, गुड सूर्यांश, गुड राशि, राइट। बॉटलनेक एंड फाउंडर इफेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। पेज नंबर कौन से पे लिखा हुआ है ये? क्या बोला था आपने? पेज नंबर 121। 137। 137 अंडरलाइन कर लो बेटा, इससे इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नाउ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी। ये देखो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं एक्चुअली, पर यहाँ पर आ गया है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। हमारा दिल पड़ा है, हम इसको ही पढ़ लेंगे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी क्या कहता है, पता है किसी को? नहीं? ओके। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी क्या कहता है, पता है तो हाथ खड़े करने। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज सिंपली ये बात बोलता है कि जो स्पीशीज होती है, हाँ प्रवीण बोल बेटा। डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। हाँ, वो डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज देता है, और वो क्या कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को, मतलब इस एरिया में मैं बोल रही हूँ, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो मैंने ग्रीन से बनाए ये सेम स्पीशी के हैं। मुझे कैसे पता चलेगा प्रवीण? डेफिनेशन क्या कहेगी? मैम एक तो उनका इन द सेंस पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, और मतलब इंटरब्रीड कर सकें साथ में। देखिए इंटरब्रीड, हाँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो सेम स्पीशीज के हैं? मुझे पता चलेगा कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं तो वो सेम स्पीशीज के हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेयर ने। आर्नेस्ट मेयर। हाँ,
ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना डॉग्स की एक स्पीशीज है, कैट की एक स्पीशीज है, तुम कैसे कहते हो, किसके बेसिस पे? तो उन्होंने कहा बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोज आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज इन नेचर। अब लेबोरेटरी के अंदर अगर तुम फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी ले लोगे और उससे क्या बनेगा, उनका बच्चा क्या होगा? म्यूल। हाँ, तो वो नेचर में नहीं हो रहा ना, तो वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। ठीक है, ये बन रहा है नेचुरल प्रोसेसेस में। क्लियर है सबको? यस मैम। तो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट सिंपली रिप्रोडक्शन की बात करता है। तो आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का? कहाँ गया क्वेश्चन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि किसी भी एक एरिया में एक स्पीशी का ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशी वाले के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, दूसरी और किसी स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया। ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली अलग है डॉग्स की पॉपुलेशन से, है ना। हम सिर्फ ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग डॉग रिप्रोड्यूस करता है, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के इससे लेना देना नहीं है एज सच। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी एज सच लेना देना नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है। क्लियर है सबको? यस मैम। वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। चलो, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे चैट में लिखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। गलत बात है, चुप हो जाते हो तुम। 34 का आंसर चैट में जल्दी 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 जल्दी। लाइट नहीं है। गुड सुरु, गुड हरीश, गुड राजकुमारी, सूर्यांश, हर्ष, प्रीति, दीक्षित, इन्होंने तो आंसर दिया भी है। अंशिका फाइनली बोली, रिया, राशि, गुड। अर्चू बोली अब तुम है। आंचल, कांक्षा, कृतिका, ज्योति, काजल, वेरी गुड। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्लास में। अक्षिता उठो भाई, मेरे को कैसे पता चलेगा तुम सोए नहीं हो? शीतल, शालिनी, सात्विक, सात्विक बिल्कुल चुप ना, जर्शन रीजन में मैं तेरे को बुला रही थी। महक, मैं रिद्धि, लेट हुआ ज्वाइन करने में थोड़ा, और आपने तो ज्वाइन भी नहीं पहले करवाया। अच्छा ओके। वंश, प्रवीण, बस इतने सी। बाकी बच्चे सो गए, मैं लगा लूं? मैं ऑपरेशंस वाले को बोल दूं बाकी बच्चे सोते हैं, फिर वो क्यों ही आते हैं? मैं, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं है, जिसका नेटवर्क इशू है, चलो मैं समझ गई। ओके जी, देखो, वेल, बैट, चीता, ह्यूमन हैव सिमिलैरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। हाइंड लिम्स नहीं, ये टांगों की बात नहीं हो रही है, बाजुओं की बात हो रही है। ठीक है, आर्म्स है ये तुम्हारी। तो आंसर वुड बी डी। इसमें नॉर्मली गलती हो सकती है, इस वाले से ए आंसर हो सकता है इसका गलती से। तो इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन से पेज नंबर पे ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में? मैम 131। 131। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है शुरू, एनसीईआरटी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यो मैम। हाँ, तो ना ये कर लेना। ठीक है बेटा, इससे लेबलिंग में भी आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड सेलेक्ट द सत्य वचन। तो आपको सत्य वचन ढूंढने हैं, डार्विन थ्योरी के रिस्पेक्ट में ढूंढने हैं। ठीक है, कोई कुछ भी लिखे वो नहीं। तो ये कह रहे हैं दो स्टेटमेंट है, अगर ऐसे दो स्टेटमेंट आ जाए तो हमें कैसे करना होता है क्वेश्चन सॉल्व? रेज योर हैंड। हाँ हरीश। मैम पहले स्टेटमेंट पढ़नी दोनों, फिर इनके बीच में बिकॉज लगाना, फिर देखना कि बीच एक ही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अच्छा अच्छा, एक काम कर, कैमरे के पास मुंह कर, मैं थप्पड़ भेजू तुझे। क्या एग्जर्शन रीजन है? ऐसा नहीं होता मैम इसमें। एसर्शन रीजन है ये, इसके बीच में लगा दूं बिकॉज? है, बताओ मुझे। नहीं मैम, हरी, इसमें देखना होता है कि दोनों करेक्ट है या नहीं। हाँ स्टेटमेंट बेस्ड है, बस करेक्ट स्टेटमेंट ऊपर ही सॉल्व करनी है, ये बोलना था। ये देखा कुछ भी। Yes, ma'am. एक ही क्वेश्चन तुझसे दो बार क्यों पूछूंगी, बावली हूं मैं, है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पहले देख लो सही ढूंढना है गलत, उसके बाद स्टेटमेंट को ऊपर सॉल्व करो। नीचे इसको नहीं देखना, ए स्टेटमेंट पढ़ी मैं नीचे जाकर देख रही हूँ ये सही है ये सही है, ये नहीं करना, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होगा। तो चलो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब जीन लेवल पे वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर ऑपरेटिंग नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचर सिलेक्ट करती है ना, उसका बेसिस है वेरिएशन। वेरिएशन ही तो है। एक जिराफ था छोटी नेक वाला, ओए राम, जिराफ तो नल के जैसा बन गया। रुको, एक जिराफ था छोटी नेक वाला, फिर एक जिराफ था बड़ी नेक वाला, यानी कि नेक वाला जो जीन है वेरिएशन है उसमें। नेचर ने सिलेक्ट कर लिया बड़ी नेक वाला, छोटी नेक वाले एक्सटेंट हो गए। तो वेरिएशन होगी तभी तो नेचर सिलेक्ट करेगी ना, उसको सिलेक्ट करने के लिए दो लोग भी तो चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। सही है।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डार्विन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सही है गलत? गलत। गलत है बिल्कुल। वो यही तो एक्सप्लेन करता था। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता क्या है? क्या मतलब इस बात का? फिटनेस का क्या मतलब है? मतलब वो जिम जा सकता है? फिर जिसके अंदर वेरिएशन आ जाएंगे वो सर्वाइव कर पाएगा हराश एनवायरनमेंट में। मैम जो रिप्रोड्यूस कर सकता है इजीली। कैन प्रोड्यूस बेबीज, कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। फिट वो है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। देखो नेचर को इस चीज से कोई लेना दे रहा है ना। चाचा मामा ताता है, एक पूरा फैमिली वो बना लिया है, वो ग्रुप में भी रहते तो उनका रीजन ही होता है प्रोटेक्शन मिलती है, हंटिंग करना इजी होता है। मेन पर्पस एनिमल की लाइफ में रिप्रोडक्शन है, बच्चे पैदा करना ताकि उनकी पॉपुलेशन चल सके। नेचर ऐसी चलती है। इंसान के पास अलग चीजें है ना, नेचर के पास नहीं होता। डॉग को नहीं क्रैक करना है नीट, ठीक है, वो हमारा एजेंडा है, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब है जो रिप्रोड्यूस करके बेबीज प्रोड्यूस कर पाए। तो जो रिप्रोड्यूस करके बेबी प्रोड्यूस करेगा उसी की जनरेशन तो सर्वाइव करेगी, जो नहीं कर पाया उसकी मर जाएगी। तो यही तो डार्विन ने बताया था। तो ए स्टेटमेंट सही, बी गलत। आंसर वुड बी सी बेटा सी। देख ये बी इज करेक्ट बोल रहा है ना वो, पर ये तो इनकरेक्ट है ना। आंसर वुड बी सी। ऐसे ना गलती हो जाती है तो ध्यान से पढ़ना, ओके। आइए हाँ बोल 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 बोल। मैम इसके पीछे रीजन तो वेरिएशन का ही है ना? क्या किसके पीछे रीजन है बेटा? बोल तो सही पूरा क्वेश्चन। हाँ ऑप्शन बी के पीछे रीजन तो ही है ना वेरिएशन का। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। कि अच्छा ये कह रहा है कि वो जो सर्वाइव कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसमें वेरिएशन है, ये पूछ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल यही है, यही है। हाँ हाँ यही है, वेरिएशन की वजह से कोई सर्वाइव कर पा रहा है ना, वो चेंज इन नेचर एक्सेप्ट कर रही है। कॉन्सेप्ट वो वाला सही है तेरा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत बताना है विद रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब कब तक जिंदा रहेगा मैमेलियन स्पर्म। तो इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। अर्चू तुम बताओगे? अरे वाह अर्चू, आंसर वुड बी मैम ए। तो बताओ ए गलत कैसे है? कब तक रह सकता है मेल स्पर्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 days होती है। 3 days होती है? अच्छा हमने कितने आवर्स लिखी थी बेटा? अर्जुन ने लेट ज्वाइन करा ना। यस मैम। कितने आवर्स लिखे हम लोगों ने? मैम 48। 48 आवर्स। अर्जु 48 आवर्स लिख लो उसको, ठीक है। यस मैम। एक्चुअली ना 2 days मैम, 3 days नहीं होती स्पर्म की लाइफ स्पैन। एक्चुअली बेटा डिफरेंट डिफरेंट बुक में ना डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं ना तो आंसर तो अगर मैं रिसर्च पेपर पढ़ूं ना तो 3 days वहां पे लिखा हुआ मुझे बहुत कॉमनली मिलता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पैटर्न देखें ना 12th के ग्रेड के लेवल पे तो 48 आवर्स को ही सही आंसर मानते हैं नीट वाले, तो हम 48 आवर्स लिखेंगे, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर वो चीज अभी अपडेट नहीं हुई है, एनसीईआरटी उतनी जल्दी अपडेट नहीं होती है, ठीक है। तो 48 आवर्स याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ये वाले क्वेश्चन के मैंने बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं बताए क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट है 36 के किसी भी ऑप्शन में तो बताओ। नो मैम। अर्जु तुम नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत बताना है विद रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का वो डब्बा कहाँ कौन से पेज पर है? मैम 50। और बाकी होगा ठीक है 50 लेके चलते हैं। तो गलत ढूंढना है। पहली स्टेटमेंट, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। ये बात सही है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, ये बात सही है। तो जहां पर वो डब्बा बना है ना एनसीईआरटी का, देखो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन दिख रहा होगा फर्स्ट 5 days में, ऐसा बना हुआ है। यस मैम। मेंस्ट्रुएशन फेज का मतलब होता है ब्लीडिंग फेज। तो वहां पे नीचे एरो लगाओ और वहां लिख लो ये वाली लाइन कि लगभग, अबाउट लिखा है मतलब लगभग 40 ml ब्लड लॉस्ट, लिखो वहां, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेकंड, द मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड होता है बॉडी से निकल रहा हो वो इजीली क्लॉट हो सकता है, ऐसा होता है? नो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फीमेल को तो हर बार सर्जरी करानी पड़ जाती,
दवाइयाँ खानी पड़ जाती, पर फीमेल तो दवाइयाँ नहीं खाती है, वो क्लॉट नहीं करता। तो मेरे को बात बताओ, इससे मुझे एक सवाल आया कि मेरे शरीर में ये जो ब्लड घूम रहा है, ये जो खून है, क्लॉट क्यों नहीं कर रहा? काहे आराम से घूम रहा है? बाहर निकालू अगर मैं ब्लड और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दूं, ये तो क्लॉट कर जाएगा, तो अंदर क्यों नहीं करता? प्रोटीन्स मैम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। नहीं, रिया करके कलर चेंज हो जाता है। हाँ, ये किसने बोला हेपरिन? मांझी। अरे वाह अंजल, गजब। हेपरिन होता है हमारे ब्लड में, इन ब्लड, ठीक है। तो ये हेपरिन होता क्या है? इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, तो इसलिए ब्लड को कोएगुलेट नहीं करने देता। लेकिन अगर हम सैंपल बाहर निकाल लेते हैं ना, फिर इफेक्टिवनेस नहीं रह जाती इसकी, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आपने कभी देखा होगा ब्लड टेस्ट होता है ना, तो वो छोटी सी टेस्ट ट्यूब में जिसमें ब्लड डालते हैं आप, उसमें थोड़ा सा पाउडर सा छिड़कते हैं, तो हेपरिन जैसे ही केमिकल होता है, तो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। नहीं तो ब्लड टेस्टिंग कैसे हो पाएगी ना, सारी लेफ्ट में तो ब्लड जम जाता, राइट। तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है ना। क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट? नहीं, ये क्लॉट नहीं करता इजीली, तो ये गलत हो गया। आंसर तो हमें यही मिल गया। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट मीनोपोज, मीनोपोज का मतलब है जब मेंसेस रुक जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती, देयर इज स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं बेटा? राइट आगे। गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन वो हार्मोन्स होते हैं जो गोनैड्स पे जाके काम करवाते हैं। तो जो गोनैड को आके कहते हैं कि भाई तू टेस्टोस्टेरोन बना या तू एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बना, तो वो वाले हार्मोन होते हैं एलएच एंड एफएसएच, राइट। और फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसके केस में तो एचसीजी भी होता है ना, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। तो मीनोपोज में स्पेशली इंक्रीज हो जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में, सही बात है। एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है मीनोपोज के टाइम में, हार्मोनल है। जब साइकिल स्टार्ट होती है, पहली बार किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं, उन पीरियड्स को हम बोलते हैं मिनार्क, ये भी सही है। तो वो जो डब्बा बनाया उसके नीचे आपको ये दोनों टर्म मिली, मीनोपोज और मिनार्क। यस चलो अब एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मोनार्क। ध्यान से सुनना, मी नहीं है, मो है। मोनार्क बटरफ्लाई। अपनी एनसीईआरटी में ऊपर ही लिख लो, इकोलॉजी में कराऊंगी इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। यहाँ इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि टर्म सेम है ना, तो तब मजा आएगा। चलो आगे चलो। मैम। ओके, द फर्टिलाइजेशन, चलो लास्ट 10 मिनट्स। द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर इन द जंक्शन ऑफ, पहले की एनसीईआरटी थोड़ा अलग बोलती थी, अब थोड़ा अलग बोलती है, लेकिन इसका आंसर हमें अर्चू देगी। बताओ भी अर्चू। मैम एम्प्यूल एंड इस्थिमस। हाँ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। हाँ, आंसर वुड बी सी। सीधा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, सीधा आंसर है इसका, और कुछ आंसर नहीं है इसका, राइट। सो दिस वुड बी सी, सीधा थ्योरेटिकल आंसर। नाउ 39, सिक्रीशन ऑफ विच स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म? हाँ प्रवीण बोलो, डाउट है? गलती हो गया, हाँ गलती से हो गया। अच्छा, ओके। राजकुमारी क्या आंसर होगा बेटा इसका? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल एसेसरी डक्ट्स ओनली। मैम बेटा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन देख बेटा, जब उसने ओनली बोल दिया ना तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया, जनरली ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये नहीं है। क्योंकि स्पर्म की मैच्योरेशन, एक्चुअली तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे कि स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए उसका एपिडिडिमिस में बैठना बहुत जरूरी है। एपिडिडिमिस के बिना वो नहीं मैच्योर हो सकता। उसकी पूंछ ना एक्चुअल में, एनसीईआरटी तो तुम्हें दिखाते सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में हो गया, लेकिन स्पर्म की पूंछ एक्चुअली एपिडिडिमिस में लगती है, उससे पहले नहीं लगती है, ठीक है। तो एपिडिडिमिस इज वेरी एसेंशियल, तो आंसर होगा सी, एपिडिडिमिस वाज डिफरेंस। हाँ, और ये हम इसकी सिक्रीशन नहीं पढ़ते, एपिडिडिमिस वाज डिफरेंस की हमें जरूरत नहीं है इनकी सिक्रीशन पढ़ने की, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ये एसेंशियल है। तो क्लियर आंसर सी होगा, सबकी जरूरत है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसकी भी जरूरत है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? कूपर्स ग्लैंड। शाबाश, रट गए हो तुम। इन स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म बनता है, एक्रोसोम जो पार्ट होता है स्पर्म का, किससे बनता है बेटा? गोल्जी से। और जैसे कुत्ते से पूछा था मैंने कार्टून, अर्चिका भी देख रही थी मेरे को आंसर देने वाला है, अंशिका का आंसर खा गया खुद। गोल्जी से बनता है, गोल्जी आके लगता है और वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन करता है, इसलिए एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि गोल्जी में भी एंजाइम होता है। गोल्जी का काम क्या होता है सेल में?
पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड, एग्जैक्टली राइट। तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे काम आते हैं। वेरी गुड, सीधा सीधा क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन, अब ये वाला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तब आप ये क्वेश्चन निकाल पाओगे, है ना। ऊपर तो सीधा थ्योरी से था। तो नियति, प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग, क्या अलाउ नहीं करती है वो? मैम ए ओवा फॉर्मेशन। बेटा एक से पूछा ना जवाब देगा, ये गलत बात है। तो दूसरे का आंसर देके उसका मौका मत छीना करो सीखने का। मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ, तुम फिर नहीं मानते। किसी दिन मेरा मूड खराब होगा, बावली हो जाऊंगी, तो तुम डांट खाना चाहते हो। रिया ये सही बोल रही है? ओवर फॉर्मेशन की फर्टिलाइजेशन? मैम ऑप्शन ए। अंशिका ये सही बोल रही है, ओवर फॉर्मेशन? यो मैम। अच्छा ठीक है, 3 बच्चे बोल रहे मान जाते हैं, लेकिन कैसे? प्रोजेस्टेरोन ने ऐसा क्या किया कि अंडा नहीं बन पाया? प्रोजेस्टेरोन का काम तो क्या था? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बना के रखना था। तो प्रोजेस्टेरोन और क्या करता है कि एग की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। एग की फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन। किस? एफएसएच। वो जो फुसफुसा के बोला सही बोला। एस्ट्रोजन भी चाहिए बेटा वैसे थोड़ा, लेकिन एफएसएच मेन होता है। तो देखो क्या हुआ, जब पिल खाई तो पिल ने क्या कर दिया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर दिया। और बॉडी में जब भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है वो डिक्रीज कर देता है एफएसएच एंड एलएच का लेवल। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता और कोई अंडा बने, वो चाहता है प्रेगनेंसी मेंटेन हो। प्रोजेस्टेरोन का काम एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है ना, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, एग की मैच्योरेशन हो नहीं पाएगी। तो इसलिए आंसर होगा हमारा ए, कि प्रोजेस्टेरोन की पिल खाई, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, तो एफएसएच और एलएच का लेवल डिक्रीज हो गया, इस वजह से अंडा नहीं बन पाया। समझ आया? यो मैम। ये था कॉन्सेप्ट। यो। वेरी गुड। ओ देखो देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत मदद करेगा ये। लास्ट 5 मिनट्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी अपनी कॉपी में लिख लो बेटा, ये सारी एसटीडीज है। आपको एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी, तब दिक्कत हो जाती है। तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्ट्स एंड एड्स सारी एसटीडीज है। सबसे पहला तो यही लिख लिया। अब ये बोल रहे हैं मैच कर लो किसने किसको किया। तो एड्स तो अपने को ऐसे याद है कि 4th वाला मैच हो जाएगा ए से। अब मेरे को ये बता दो कि गोनोरिया किसके साथ मैच करूं? मैम बी। बी, मैम निजेरिया गोनोरिया। यस, इसका नाम इन्होंने लिखा नहीं है ना, अगर ये लिखते तो हम पहचान जाते ना। ये कहते हैं मदद नहीं करेंगे तुम्हारी, ठीक है। तो 4th के साथ बी है, ए के साथ बी, 1 के साथ बी। आंसर यही है ये। तो जब भी डिजीज में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं बाद में? है यार, नोट्स अपडेट करोगे? नोट्स अपडेट करें। ये इतनी सो क्यों गई है क्लास? है क्या हो गया? 4 मिनट है, जल्दी से एक्टिव हो जाओ। कुछ खाओगे तुम मुझसे और कुछ नहीं। इधर आओ जल्दी, देखो इधर देखो, सारे एक्टिव हो जाओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर सारे करेंगे। हाथ नीचे कर दो, सजा मिली है तुम्हें। है देखो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको क्या करना है? सत्य ढूंढना है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा ना सही या गलत में से क्या ढूंढना है, बेवकूफ हरकत होगी वो, ऐसा नहीं करके आना है, पढ़ना है। सत्य ढूंढना, टिक कर दिया मैंने उसको। अब मेरे को स्टेटमेंट पढ़नी है और यही सॉल्व करनी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है हरीश सर। LNG-20 मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एनसीईआरटी की लाइन है ये, जल्दी से ढूंढ के बताओ कौन सा पेज नंबर। भाग के जाओ, भाग के। मैम 60। 60 लाइन के लिखे बेटा, पढ़ जोर से पढ़। तेरे से ही बोला है। सबको मिली लाइन? यो मैम। यस राजकुमारी पढ़ेगी लाइन? यस मैम। The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. यस, तो LNG-20 है हार्मोन सिक्रीटिंग? Yes ma'am. आंसर सही है ये? Yes ma'am. ठीक है, नेक्स्ट। रेडी टेस्टिस, टेस्टिस, एपिडिडमस आर मेल एसेसरी डक्ट। पे कौन से पेज नंबर पे लाइन? फटाफट जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेस्टिस में पैराग्राफ था राइट साइड डायग्राम के नीचे, फर्स्ट लाइन। Ma'am 43. हाँ जोर से पढ़। The male accessory ducts include retitestis, vas efferentia, epididymis and vas deferens. हाँ टेस्टिस तो आती नहीं इसमें, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज फॉर्म ओनली बाय मैटरनल टिश्यू। मम्मी अकेले प्लेसेंटा बनाती है? नहीं, नो मैम। नो मैम। ये भी पता है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्ब एंड टिश्यू। ये सही बात है? यो मैम। एनसीईआरटी की लाइन, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर 54.
54 जोर से पढ़ो 54 वाली। By the end of second month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. सीधी एनसीईआरटी से लाइन उठा ली इन्होंने, देखो ऐसे आ जाती है लाइन, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर मेरे को सही ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे पास ए और डी, ये करेक्ट है, करेक्ट ढूंढना था, तो आंसर हो जाएगा मेरा C. है ना। देखो ये क्वेश्चन किस बच्चे से नहीं होगा जिसने दोनों चैप्टर नहीं पढ़े, फंस गया ना वो बच्चा, तो इसलिए पढ़ के जाना यार। देखो जो कहते हैं ना ये 1-2 चैप्टर छोड़ देना, बायो में मत छोड़ना, इंटरकनेक्टेड आएंगे क्वेश्चन। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें सारे चैप्टर थोड़े थोड़े करके कवर करने हैं, राइट, तो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस रह गए हमारे, फिर अगली क्लास में करेंगे अब तो, राइट। इसमें तो ये मैम ठीक है ठीक है।